वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, वो फेयर चल रही होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर पूरी आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। और ये जो हमारा कारबा है फ्री तैयारी का वो पिछले कई सालों से चल रहा है और इसी सीरीज में आपका ये 2025 के लिए नया बैच शुरू किया गया है। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, 26 में, 27 में या 28 में, वो इस बैच से जुड़कर पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। फ्री में यहाँ पर बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, मुहैया कराई जा रही है। देखिए आज की जो क्लास है उसका जो मोटो है, जो एम है, वो कुछ नया होगा, कुछ अलग तरीके से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। और ये इस वजह से भी है कि कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और उनके कमेंट्स को ध्यान में रखकर इस जो क्लास का फॉर्मेट है थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, सबसे पहले आपको एक काम करना है, या फिर पुराने बच्चे भी प्लीज सबसे पहले कमेंट किया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है और इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और दूसरे प्लेटफॉर्म पर किसी और चैनल पर अगर आप क्लास करते हो या इससे पहले आपने किया हो तो उसके कंपेयर में, उसकी अपेक्षा ये जो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। किसी और प्लेटफॉर्म पे आपने क्लासेस की हैं या फिर पैसे देकर क्लासेस की हैं, वहां का थोड़ा सा मुझे रिव्यू बताएं कि वहां चीजें आपको समझ में आई, नहीं आई, वहां की अपेक्षा यहां पर क्या माहौल है। और जिस प्लेटफॉर्म पर आपने क्लासेस की हैं उसको भी थोड़ा कमेंट में बताएं कि आप वहां पर आपको क्या लगा और यहां की अपेक्षा क्या है। ठीक है, तो ये रिव्यू इसलिए यहां पर जरूरी हो जाता है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या हमें भी कुछ सुधार करना है या फिर क्लासेस अच्छी चल रही हैं, आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही। देखो आप तक ये क्लासेस पहुंचाने का ये मतलब है कि चीजें आपके माइंड में एज इट इज बैठ जाएं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर क्रिस्टल है। ठीक है, तो चलिए अब आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 5 लोगों तक, 5 दोस्तों तक शेयर करें। शेयर रोज किया करें ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यहाँ पर एक भी पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। तो रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप 5 लोगों प्रतिदिन, ये डेली जो क्लास है 11 बजे की, वो आप शेयर किया करें। ठीक है, डेली क्लास आपकी रोज कितने बजे होती है? 11 बजे के आसपास होती है। 11 बजे आसपास कह रहा हूं मैं कि 11 बजे सुबह शुरुआत हो जाती है इसकी। ठीक है, अब चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने पहले बताया कि जो फॉर्मेट है इस क्लास का थोड़ा बदला हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, आज जो है आपके जो कमेंट्स आ रहे थे बहुत से बच्चों की कि शेड्यूल हम कैसे बनाएं, कैसे यूपीएससी की तैयारी करें। ठीक है, इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। एकदम बिगनर, जो बच्चे एकदम शुरुआत कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम है, वो भी आज इस क्लास में ये मानिए कि आप अपनी शुरुआत कर दें। आज से ही आज के इस क्लास में जो चीजें आपको बताई जाएंगी थोड़ा मैं बताता हूं, उसके बाद क्लास को आपको आगे बढ़ाता हूं। मैंने पहली क्लास में आपको डिस्कस किया था कि यूपीएससी का जो फॉर्मेट है वो एग्जाम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो इस बारे में तो आपको सभी को चीजें क्लियर हैं, इंफॉर्मेशन आप तक है। ठीक है, लेकिन बात आती है कि ये जो सिलेबस है उसको आप डेली रूटीन में कैसे उतारें, यानी कि आप कैसे फॉलो करें। ठीक है, तो ये शुरुआत मैं कर रहा हूं। इससे पहले हमारी जो ये पॉलिटी की क्लास चल रही है उसमें आपकी कितनी क्लास हो गई है कमेंट सेक्शन में बताएं। 4 क्लासेस हो चुकी हैं। उन 4 क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है पूरी वीडियो, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। वो 4 क्लासेस आप कर सकते हैं जो बच्चे नहीं किए हैं। ठीक है, थोड़ा मैं बताता हूं आपको कि ये जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है, देखिए सिलेबस को आपको कैसे खत्म करना है, यूपीएससी के सिलेबस को आपको कैसे फिनिश करना है, कैसे खत्म करना है, ताकि सक्सेसफुली आप 2025 को जो एग्जाम में आप अटेम्प्ट करोगे उसमें कम से कम आपका सिलेक्शन तय हो। आप ये सुनिश्चित करें, आप ये कंफर्म करें। ठीक है, देखिए ये तो सभी को मालूम है, मैंने पहले ही बताया कि भैया प्री, मेंस और ये इंटरव्यू। ठीक है, मेंस और ये आपका इंटरव्यू। ठीक है, ये प्री, मेंस और इंटरव्यू का जो मामला है, सारा मामला कहां फंस जा रहा है? सारा मामला यहीं पर फंस जा रहा है। लोग यहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कई बच्चों का क्या है, कई बच्चों की कॉपी आती है, लगातार कॉपियां आ रही हैं, उनका जो मेंस में यानी कि आंसर राइटिंग, मेंस वाला एग्जाम जो है वो पूरा लिखने वाला एग्जाम है ना, कई बच्चों का अगर
हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आंसर राइटिंग भेजते हैं और उनकी जो आंसर राइटिंग है वो टू द पॉइंट होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। लेकिन कई बच्चे यहां पर क्या है, मार्क खा जाते हैं, उन्हें आंसर लिखना नहीं आता। ठीक है, तो शुरुआत क्या है भैया, सबसे पहली समस्या तो यहीं पे आ जाती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों को क्या है, पता ही नहीं होता कि चीजें मैनेज कैसे करें। देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं कितने घंटों में, 2 घंटों में। और 100 क्वेश्चन जो आपके सामने वो रखते हैं, हर एक क्वेश्चन में, प्रति क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपका क्या है, एक क्वेश्चन होता है। वहां पर पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मान लेते हैं ये पूछता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनमें आपका क्या है, फिर करता है पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी। अब ये स्टेटमेंट है और ये चारों स्टेटमेंट क्या है, एक तरीके से आप ये कहें कि एक क्वेश्चन में यूपीएससी 4 क्वेश्चन पूछता है। यानी कि आप मान के चलें कि ये जो ऑप्शन है आपको पूरा पता होना चाहिए सही है या गलत, इसी तरीके से ये भी ऑप्शन सही है या गलत। ऐसे 4 ऑप्शन के बाद वो कोड आपके सामने देते हैं, कूट देते हैं ना, कि कौन सा पहला सही है या दूसरा, यानी पहला ए और बी राइट, सेकंड बी और सी राइट, इस तरह से देते हैं। तो कहने का मतलब हर क्वेश्चन, प्रति क्वेश्चन वो आपके सामने क्या है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छिपा होता है यूपीएससी के। तो अगर 100 क्वेश्चन वो आपके सामने रख रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि 400 ना तो कहिए तो 350 क्वेश्चन वो आपके सामने प्रीलिम्स में रखते ही रखते हैं। क्यों, किस तरह से, हर एक स्टेटमेंट अगर आपको मालूम है, हर एक कथन का आंसर आपको मालूम है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो ये प्रेशर का एग्जाम है, ये आपसे देखिए, ये यूपीएससी जो है वो प्रेशर का एग्जाम है। अगर आपने प्रेशर बना लिया अपने पर, ये मानिए कि आपने ये तय कर लिया कि मुझे प्रेशर झेलना आ गया आप पर, कि कुछ भी करो भैया इन घंटों में ये प्रेशर मैं झेल लूंगा, और ये 100 क्वेश्चन जो है उनमें से कम मैं 80 to 85 ये अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 80 से 85 क्वेश्चन, तो आप लगभग सेफ की स्थिति में होंगे। वो तब जब आप, ऐसा नहीं है कि भैया 80 से 85 आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तब तो आप 100 भी करके आ सकते हैं, ये तब जब आप अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, ये तब पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, देखिए मैं बार बार कहता हूं यार कि अगर आपको यूपीएससी में एग्जाम में जो है सिलेक्शन पाना है, या फिर यूपीएससी हटा दीजिए, आपको लाइफ में अगर सक्सेस पाना है, सफल होना है, तो देखिए 2 लोग ही सफल हो रहे हैं, एकदम क्लियर और कट बातें। 2 लोग ही इस एग्जाम में, इस एग्जाम क्या लाइफ में, कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने जीवन में, 2 लोग ही सफल हो रहे हैं। कौन से वे 2 लोग हैं, एक तो वो लोग जो सबसे अधिक पढ़ते हैं, बहुत अधिक पढ़ते हैं, और दूसरे वो लोग जो पढ़ते ही नहीं। जो थोड़ा बहुत पढ़ता है ना, थोड़े बहुत वाले कहीं नहीं रह जाते हैं कि आज आपने पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, 1 महीने पढ़ा, फिर बीच में छोड़ दिया, ये बीच वाले लोग कहीं नहीं रहते। जो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं वो लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या है, 2 ही लोग शासन कर रहे हैं देश में, 2 ही लोग शासन कर रहे हैं देश में। पहले वो जो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो देश की विभिन्न नौकरियों में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पद पर चले जा रहे हैं, और दूसरे वो जो नहीं पढ़ रहे हैं, वो कहीं इधर उधर से आप क्या है, आप कहीं नेता हो गए, वो भी शासन ही कर रहे हैं। 2 ही लोग यहां पर शासन कर रहे हैं, 2 ही लोग राज कर रहे हैं, एक तो पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा, और एक तो, बात को समझ रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, यही 2 लोग। और जो मिडिल वाले हैं, जो बीच वाले हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वो या वो फिर मिडिल क्लास वाली लाइफ कर लेते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल अच्छे से पढ़े, बिल्कुल टाइट पढ़े, नहीं पढ़ना तो छोड़ दें। बिल्कुल ये 2 फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, बीच वाले कहीं नहीं रहते। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो तो इस तरह से बनाया गया है यूपीएससी का सिलेबस। अगर आपको प्रीलिम्स आपका और मेंस ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है, तो ये मान कर चलिए इसकी तैयारी तो अपने आप हो जाती है। ये सिलेबस ही इसी तरीके से यूपीएससी ने फ्रेम किया है कि अगर आपका प्री मेंस ये दोनों क्लियर कर लिया आपने, तो इसकी तैयारी तो, सिलेबस ही इस तरह से फ्रेम है कि यहां पर इतनी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी कि इंटरव्यू तो अपने आप आपका वो इस लेवल का आप पहुंच जाओगे कि इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस, इस पर फोकस कैसे करें, ज्यादा फोकस, ये जो क्लास हो रही है आपकी, वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों की कॉम्बिनेशन वाली क्लास हो रही है, यानी
प्री और मेंस दोनों की तैयारी यहां पे कराई जा रही है। किसके? प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। अब कई लोग पूछ रहे हैं एनसीईआरटी सर कवर कराई जा रही है, तो हाँ भैया एनसीईआरटी की क्लास इसमें कवर कराई जा रही है, बिल्कुल क्लास हो रही है एनसीईआरटी की। ठीक है, एनसीईआरटी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक एनसीईआरटी में कवर हैं, मतलब एनसीईआरटी के टॉपिक्स इस क्लास में कवर हैं। तो प्लीज ये मत दिमाग से हटा दें कि एनसीईआरटी की क्लास नहीं हो रही। ये सारे टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अब कई लोग पूछ रहे हैं सर लक्ष्मीकांत से हो रही है या फिर कहां से हो रही है, तो आप बिल्कुल माइंड क्लियर कर लें, लक्ष्मीकांत या कोई पब्लिकेशन है आपके हाथ में, उस बुक में यूपीएससी ने जो सिलेबस में विषय दिए हैं, टॉपिक दिए हैं, वही टॉपिक तो लक्ष्मीकांत बुक में दिया हुआ है। या फिर कोई भी पब्लिशर है वो कहीं हटकर थोड़ी ना छापेगा, पब्लिश करेगा अपने बुक में, वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही छापा होगा ना। तो क्लास भी आपकी क्या है, सिलेबस के हिसाब से ही कराई जा रही है। इसका मतलब लक्ष्मीकांत हो गया या फिर कोई भी आप कोई भी ए प्रकाश, बी प्रकाश, कोई पब्लिकेशन हो गया, वो सारे पब्लिकेशन, सारे जो मैटर हैं वो क्लास में कवर किया कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको यहाँ पर जो आपका ये मन में है कि भैया एनसीईआरटी हो रही है, क्या हो रही है, तो क्लास में सुनिश्चित करें कि जो क्लास है वो बिल्कुल आपकी पूरे सिलेबस को कवर करेगी। ठीक है, अब ये इस वजह से मैं ये क्लास पे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो सभी करते हैं, क्लासेस तो होती रहती हैं, लेकिन दो ये माइंड में बिल्कुल रख लें कि पढ़ना है बिल्कुल ऊपर लेवल का पढ़ना। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर मेरी जो बातें हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं वो। ठीक है, तो भैया प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों पर पहले फोकस करना है। और मेंस में क्या, लिखने वाला एग्जाम है ये। मेंस किसका एग्जाम है? 1750 नंबर का टोटल पूछता है और टोटल लिखने वाला एग्जाम है। अगर आप में कैपेसिटी हो गई, आपका जो लिखने की जो शैली है, जो स्किल है वो डेवलप हो गई, तो भैया आप ईमान कर चलिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल मैं एकदम क्लियर कट बातें करता हूं कि यहां अगर आपने डेवलप कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता। एक बार ये प्री हुआ तो ये मान कर चलिए वो पीडीएफ जिसमें रिजल्ट आता है, सभी न्यूज चैनल में टॉपर छा जाते हैं, आपका भी नाम वहां होगा, आप भी उन सभी टॉपर्स में आएंगे जो इस समय लबासना में है, अन्य जगहों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कई प्रशासन का पार्ट हो चुके हैं। तो एक बार क्या है, इन दो पर फोकस करें। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो हटा दें, खत्म। मिडिल क्लास वाले, मिडिल वाले कहीं नहीं रहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब ये है भैया कि थोड़ा सा मैं इस पर और फोकस करता हूं कि आपकी जो तैयारी है इस पर कई लोग आप सिलेबस आप कैसे खत्म करें, सिलेबस कैसे खत्म करें। ठीक है, अभी मैं क्लास को स्टार्ट करूं, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लासेस तो आप चल रही हैं, क्लासेस होती रहेंगी, लेकिन ये सब पॉइंट बहुत जरूरी हैं। और कि सिलेबस कैसे खत्म करें आप, देखिए सिलेबस को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो डेली शेड्यूल है, डेली रूटीन है, वो आपको तय करना होगा। मैंने कुछ आपके लिए डेली शेड्यूल यहाँ पर बनाए हैं। जो बिगिनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो थोड़ा इसे फॉलो कर सकते हैं। अब इसको, ये कोई मॉडल नहीं है जो मैं बताऊंगा, बिल्कुल आदर्श नहीं है, वो अपने हिसाब से भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर हैं वो थोड़ा सा इस हिसाब से फॉलो करें। ठीक है, कैसे? सुबह आप उठते होंगे, सुबह उठें आप तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ें। क्या पढ़ें आप? जो सिलेबस, जो शेड्यूल होना चाहिए वो क्या है, सबसे पहले आप क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर है वो आप इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू, इन दोनों में से किसी एक को पढ़ सकते हैं। बड़ी समस्या हिंदी मीडियम के लिए यह आती है कि सर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ये इंग्लिश में आते हैं, हमें जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर है वो समझ में नहीं आते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये जो न्यूज़पेपर है आपको हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस समझ में नहीं आता, तो आप एक काम ये करें कि आप सिर्फ पहले क्या करें, न्यूज़पेपर ले लें, सिर्फ हेडलाइन जो रहती है, जो शीर्षक रहता है हर न्यूज का, मतलब पेपर आपके सामने आया, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ें आप। और शाम में क्या करें, शाम में किसी एक, कोई भी आप जो चैनल ले लें, कोई भी यूट्यूब चैनल जहां पर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सबों का क्या कराया जाता है, एडिटोरियल डिस्कशन कराया जाता है, न्यूज डिस्कशन, उसको शाम में देखें। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, आप पढ़े ही पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि भैया मैं आपको बताता हूं, ये जो न्यूज़पेपर है आपका, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या करता है, बनाता है, किस एग्जाम में, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? जैसे आपका कोई एडिटोरियल यहां पर हिंदू में पब्लिश किया गया,
हिंदू में एडिटोरियल पब्लिश किया गया, मान लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पब्लिश किया गया, जो या फिर एनजेसी के बारे में या एबीसीडी किसी के बारे में पब्लिश किया गया, या 370 आर्टिकल के बारे में पब्लिश किया गया, तो ये जो 370 आर्टिकल के बारे में जो अनुच्छेद के बारे में यहाँ पब्लिश है आर्टिकल, ये सब आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं किसी टॉपिक पर जो सिलेबस से कनेक्ट करता है वो टॉपिक, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पर बनती चली जाती है। और जब आपकी सोच, मैं कहता हूं ना, अच्छा आपसे अगर कोई बात करे और एक कोई है जो गांव का व्यक्ति है जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी थिंकिंग क्या है, वो उससे क्या होती है, बहुत ज्यादा आगे होती है, बहुत ज्यादा डेवलप होती है। यही फर्क होता है ना। तो ये आपकी जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग आपकी कहां से आती है? आप पढ़ाई करते हो, रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, तो यहीं से तो डेवलप होती है। तो कहने का मतलब है कि यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अपने में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये जो न्यूज़पेपर है वो डेली पढ़ना होगा। समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, आए या ना आए, लेकिन आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। और आप पाएंगे कि एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, महीने भर में आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर से पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप क्या करें, आप न्यूज़पेपर चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन लेकर एक बार आप आधे घंटे में उसकी हेडलाइन ही पढ़े। हेडलाइन से क्या पता चलेगा, थोड़ा बहुत तो आप समझ में आएगा कि यार देश दुनिया में क्या चल रहा है, अंदर बेशक ना पढ़े, हेडलाइन ही पढ़े, इससे समझ में आएगा देश दुनिया में क्या चल रहा है। और जब शाम में आप किसी चैनल पर जाकर एडिटोरियल का डिस्कशन देखेंगे, जो न्यूज़पेपर पर डिस्कशन देखेंगे, क्या आज हिंदू में था, इंडियन एक्सप्रेस में, तो आप पाएंगे कि यार जब अगले कोई भी सर जो पढ़ा रहे होंगे आपके किसी चैनल पर, यूट्यूब पर, तो आप पाएंगे कि यार जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा है, आज तो यहाँ पर पब्लिश था। तो आपका जो रुझान है, आप में जो कॉन्फिडेंस है, वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, वो और ज्यादा बढ़ता चलेगा, ये जाएगा कि भैया ये जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो मैंने सुबह न्यूज़पेपर में देखा, तो न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट आपका जगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लाइए। और ये जो न्यूज़पेपर है ना, इससे आप कोई ऐसा मत समझिए कि कोई ऐसा सिलेबस का पार्ट, आप एकदम मजे में पढ़ें। कोई ऐसा समझिए कि थोड़ा मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है, देश दुनिया में क्या चले, बेसिक बातें। आप चाय की टपरियों पे जाते होंगे, लोग क्या करते हैं, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना, लेकिन वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्यों? चाय के साथ, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रहता है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो आप डेवलप करें, कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें। इससे क्या होगा, मैंने बताया। ठीक है, अब आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका और जो चाय पर बैठे लोग उनके न्यूज़पेपर के पढ़ने के तरीके में ये डिफरेंस होना चाहिए, ये अंतर होना चाहिए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, जो पढ़ रहे हैं, वो कैसे पढ़े, वो इस तरह से पढ़े कि वो जो टॉपिक पब्लिश किया है, मतलब न्यूज में आया है, वो अगर यूपीएससी के सिलेबस से, टॉपिक से वो मैच करता है, तो उस टॉपिक को, उस न्यूज आर्टिकल को, या फिर जो न्यूज में चल रहा है चीजें, उसे आप पढ़ें, अन्यथा उसे आगे बढ़ा दें। समझ रहे हैं? बहुत से पॉलिटिकल खबरें चलती हैं, वो सब आगे बढ़ा, आपसे कोई लेना देना नहीं। देश दुनिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कौन किसको मार दिया, केजरीवाल ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, इस तरह के, वो हमसे लेना देना। आज कौन जेल जा रहा है, क्या जा रहा है, वो हटाइए, वो हमारा पार्ट नहीं है। वो लोग संभाले, वो देश चला रहे हैं, वो अभी जाइए। अभी आपको क्या करना है, प्रशासन संभालने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है। तो क्रैक करना है तो क्या करना है भैया, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर की तरह से पढ़ें, यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर को टारगेट करें। ठीक है, तो भैया जो न्यूज़पेपर वाला पार्ट है आपका, न्यूज़पेपर सुबह में शेड्यूल क्या होना चाहिए, सुबह अगर आप उठ रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको जो न्यूज़पेपर है वो सुबह 7 बजे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 7 बजे से पहले आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आपको रेडी हो जाना है। 7 बजे आप रेडी हो जाए, एकदम फ्रेश माइंड से आप क्या करें, न्यूज़पेपर पढ़ें। कब भैया, 7 से 8, सुबह की जो 7 से 8 का समय है, सुबह में 7 से 8 का जो समय है, ठीक है, ये एएम सुबह से, ये आप न्यूज़पेपर को दे दें। किसको दे दें, न्यूज़पेपर को। अब ये जो न्यूज़पेपर को दे समय 1 घंटे उससे ज्यादा मत दे, बेशक न्यूज़पेपर खत्म हो रहा नहीं हो रहा, इससे ज्यादा समय देंगे तो ये मानकर चलिए कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में मैं तो ये कहता हूं 45-50 मिनट ही सफिशिएंट है, लेकिन 1 घंटे मानकर चलिए, आप बिगिनर है, 1 घंटे, ठीक है। अब ये तो न्यूज़पेपर हो गया। अब रही बात, न्यूज़पेपर जैसे खत्म हो 8 बजे, उसके बाद आपको क्या करना है, आप आधे घंटे का रेस्ट करें। आपको कुछ खाना पीना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो आधे घंटे का रेस्ट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगला कोई भी जीएस का एक सब्जेक्ट उठाना है। जैसे यहां पर पॉलिटी चल रही है तो पॉलिटी उठा सकते हैं, हिस्ट्री चल रही है, कुछ भी एक जीएस का सब्जेक्ट उठाना है। क्या करना है, जीएस का कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना है, ठीक है। कोई
आप ये कह लें, या फिर जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, कोई भी 4 में, किसी में से किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर उठाना है। तो वो जीएस का पेपर आप पढ़ें, ठीक है। जीएस के सब्जेक्ट को आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ें, तो ये क्या करें, जीएस के सब्जेक्ट को उठाएं और आप 8:30 से क्या करें, सुबह 8:30 से क्या करें, आप इसे लगभग 10:30 तक क्या करें, 10:30 तक पढ़े। कितने घंटे, 8:30 से 10:30, 2 घंटे आप जीएस के एक पेपर को दें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद अगर आपके पास हो गया, सुबह का माहौल है, सुबह ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बिगिनर हैं, इसको शेड्यूल में थोड़ा मैं और भी यहाँ पर गैप नहीं देता, लेकिन आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा इसमें मैंने गैप दिया है, ठीक है। आप फिर क्या करें, 10:30 सुबह के बज गए, फिर आपको कुछ मान लेते हैं कहीं आपको रेस्ट करना है, कुछ करना है तो आप करें, ठीक है। फिर आप ऐसा करें 12:30, क्या करें, 12:30 से आप क्या करें, आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप सभी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर लिया है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, कौन सा पढ़ना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज किया है, नहीं किया है, ये बताएं। चूज कर लिया, आपको पता है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है, या फिर किसी को ये भी नहीं मालूम कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है। अगर नहीं मालूम तो कभी आपको अगली क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है क्या नहीं, एक बार बताएं। तो एंड में क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो है वैकल्पिक विषय, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका, वो आप अगले आवर में, यानी कि 10:30 के बाद आप कितने बजे शुरुआत करें इस ऑप्शनल सब्जेक्ट की, 12:30 से। कब से शुरुआत करें, 12:30 से, दोपहर के 12:30 से इसको शुरू करें और इसको कब तक पढ़ें आप, 3 बजे तक। कब तक, 3 बजे तक आप इसको दें। अब मैं बता रहा हूं इसको, मैं देखिए, ये 12:30 से 3 मतलब 2.5 घंटे हो रहे हैं आपके। कितने घंटे हो रहे हैं, 2.5 घंटे। ये कितने घंटे हो रहे हैं, 2.5 घंटे। ये 2.5 घंटे इसलिए दिया गया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट गेम चेंजर है। क्या है गेम चेंजर, मतलब क्या, अगर आपको सिलेक्शन पाना है, ये मानिए कि आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, तो ये पेपर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपका ये पेपर तैयार है तो ये मानकर चलिए कि जीएस में अगर बात बिगड़ेगी भी तो ये पेपर आपका संभाल लेगा। आपको सिलेक्शन की गारंटी यही पेपर देता है, यही पेपर आपके सिलेक्शन की गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है कि आप यूपीएससी के हॉली पीडीएफ में एंटर करेंगे, इन होंगे या आउट होंगे। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, अभी शुरुआत में इसको 2.5 घंटे दिया, और 2.5 घंटे। और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका क्या चल रहा है, अभी ये जुलाई चल रही है, आज आपकी क्या है 20 जुलाई है, तो 20 जुलाई आपको हार्डली नवंबर तक अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को खत्म कर देना है। क्या कर देना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को खत्म कर देना है। तो ये रहा ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात, ठीक है। अब देखिए अगला, ये कितना बज गया, 3 बज गए, दोपहर के 3 बज गए, ठीक है। अब आपको करना यह है कि आप 1 घंटे का रेस्ट ले लें। ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 1 घंटे का रेस्ट ले लें। कुछ भी आपको, कुछ खाना पीना है, रेस्ट करना है, कर लें आप, कोई काम है वो भी कर लें, ठीक है। 24 घंटे आपके माइंड में यूपीएससी चलना चाहिए, वो संघ लोक सेवा आयोग। मैं बार बार कह रहा हूं, 2 तरह के लोग देश पर राज करते हैं, एक वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, एक वो जो इलिटरेट टाइप के हैं, अनपढ़। मिडिल क्लास वाले कभी राजा नहीं बन सकते। मैं बहुत सिरफिरे इंसान, जो एकदम सिरफिरे इंसान है, वो क्या है, वही राजा बनेंगे, या फिर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही राजा बन पाएगा। राजा बनना है तो इन्हीं 2 कंडीशन पे काम करना होगा। अगर आप ये समझें कि आप मिडिल थिंकिंग के हैं कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा खा लिया, थोड़ा गिरा दिया, इस तरह वाला मामला है, तो भैया छोड़िए, फिर आप मिडिल क्लास में आप रहेंगे, वही चीजें हैं, महीने के 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपए महीने आप कमाएं, फिर वही है कि जिंदगी चलती रहेगी। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेज करने वाला मामला चलेगा। लेकिन अगर राजा बनना है तो क्या करना है, वही 2 चीजें, ठीक है। तो भैया ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आप 3 बजे तक देखें, ठीक है। 1 घंटे का फिर गैप ले लें, 3 बजे से 4 बजे तक आप आराम करें, ठीक है। अब फिर 4 बजे से आप क्या करें, जीएस के किसी दूसरे सब्जेक्ट को शुरू कर दें। अगर यहाँ पे कोई हिस्ट्री मान लेते हैं हमने पढ़ा, तो यहाँ पर अगला जो आप पढ़ना चाहें जीएस के दूसरे सब्जेक्ट को, वो आप शुरू कर दें। क्या कर दें, जीएस के दूसरे सब्जेक्ट को शुरू कर दें। और ये जो है आपका 4 बजे से लेकर, शाम 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक, ठीक है। क्या है, 4 बजे से लेकर ये 6 बजे तक, कितने बजे तक, 6 बजे शाम तक, ये आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को करें जीएस के, ठीक है जी। 2 घंटे भी इस जीएस, तो ऐसे में क्या हो गया, आपके एक जीएस का ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो डेली, और दूसरा सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हो, ऑप्शनल भी पढ़ रहे हो, ठीक है।
अब यहाँ पे तो आपको ठीक ठाक समय मिल रहा है ना, पहले वाले न्यूज़पेपर आपने पढ़ा 8 बजे का, आधे घंटे का गैप मिला, फिर आपको जीएस ने आपने 8:30 से शुरू कर दिया 10:30, फिर आपको कितने घंटे का, आपको 2 घंटे का गैप मिल गया, 2 घंटे का बहुत गैप मिल गया, आराम करिए आराम से, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लीजिए, ये फिर आप 2.5 घंटे दीजिए, फिर 1 घंटे का गैप मिला आपको, फिर जीएस वाला उठाइए 4 से 6 पढ़िए, ठीक है। अब उसके बाद जीएस के दूसरे सब्जेक्ट को उठाने के बाद आप क्या करें, आप 6 से 8 2 घंटे का फिर गैप ले लें, 8 बजे रात में आप क्या करें, 8 बजे रात में आपको मैगजीन करनी है, क्या करनी है, आपको मैगजीन करनी है, ठीक है। मैगजीन वाला जो पार्ट है वो मैगजीन, अब कोई भी एक मैगजीन पढ़ें, आप कोई भी एक मैगजीन आप पढ़ें, ये कितने बजे, 8 से 9 बजे तक, रात में 8 से 9 बजे तक आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको मैगजीन को देना है। ये कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते, किसी एक मैगजीन के साथ आप जाएं, क्या करें, किसी एक मैगजीन के साथ आप जाएं, कोई भी किसी भी कोचिंग की मैगजीन आप उठाएं, एक मैगजीन। अगर मेरे से पूछेंगे आप कौन सी मैगजीन पढ़ना है, तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको विजन आईएएस की मैगजीन के साथ आप जा सकते हैं। विजन आईएएस की मैगजीन आप पढ़े तो वो अच्छा कंटेंट है उनमें। तो 8 से 9, ये 8 से 9 1 घंटे आप मैगजीन को दें। इससे क्या होगा, जो आपकी ये जो न्यूज़पेपर में डेली चीजें आती हैं, वो वही 30 दिन का न्यूज़पेपर, 1 महीने का जो न्यूज़पेपर होता है, वही कन्वर्ट होकर किसमें आता है, मैगजीन में आ जाता है। मैं करंट अफेयर क्या होता है, जो आपका महीने भर की जो आपकी न्यूज़पेपर में टॉपिक चल रहे होते हैं, यानी कि जो न्यूज़ चल रही होती है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, वही तो मैगजीन में करंट अफेयर बनकर आ जाती है। तो आपका क्या चल रहा है, आपको डेली तो ये चल ही रहा है, डेली तो आपकी तैयारी न्यूज़पेपर से हो ही रही है। उसी के साथ साथ जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो ये जो न्यूज़पेपर आप पढ़े होंगे डेली, उसका रिवीजन है मैगजीन। मैगजीन क्या है, मैगजीन रिवीजन है करंट अफेयर का, न्यूज़पेपर का जो है रिवीजन है मैगजीन। लोग कहते हैं बिना न्यूज़पेपर के काम चल सकता है, तो मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है न्यूज़पेपर का। मैगजीन जो है, मैगजीन सिर्फ रिवीजन के तौर पर होनी चाहिए। न्यूज़पेपर आपको डेली रूबरू कराता है कि देश दुनिया में क्या महत्वपूर्ण चीजें घट रही हैं, चाहे वो आर्थिक मामले में घट रही हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मामले में घट रही हो, या फिर भारत के संदर्भ में घट रही हो, या फिर आपका मतलब यूपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी घटनाएं हो रही हो, कोई भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो आपको डेली यहां से पता चलता है, ठीक है। तो करना क्या है, ये आपको 1 घंटे मैगजीन को देना है। अब बज गए रात के 9, क्या बज गए, रात के 9 बज गए। अब 9 से क्या करें, 9 से 10 आप रेस्ट कर लें, कुछ मत करें, जो करना है आपको कर लें, खाना खाना हो, डिनर करना हो, जो करना कर लें। अब 10 बजे आप एक काम करें, ये छठा है, 1 घंटे का फिर गैप देकर आप 10 बजे ये लास्ट एक काम करें। ये आपको करना है कि आपने दिन भर में जो चीजें पढ़ी हैं, दिन भर में जो भी चीजें पढ़ी हैं, उसका थोड़ा सा रिवीजन आपको करना है, चाहे वो 10 मिनट ही करे। आपने अपने नोट्स बनाए हैं, उसी नोट से 10 मिनट रिवीजन कर ले, जीएस का, ऑप्शनल का, सबका 10-10 मिनट 15 मिनट, बस एक बार देखना है कि क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको रिवीजन करना है दिन भर जो पढ़ा आपने, और इसी के साथ साथ क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, प्लस इसी के साथ साथ इन्हीं घंटों में, यही वाले शेड्यूल में आपको क्या करना है, आपको जो यूपीएससी का सिलेबस है, रोज आपको सिलेबस देखना है, रोज आपको सिलेबस पलट के देखना है। मतलब कि जैसे जीएस आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं जीएस पेपर, कोई पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उस सिलेबस को आप पलट के देखें, रोज एक बार पढ़ें, आपकी निगाहें रोज सिलेबस पे जाएं। मैं ये बार बार कहता हूं, जो सिलेबस है वो क्या है, जो सिलेबस है वो यूपीएससी के दरवाजे की चाबी है। ये दरवाजा यूपीएससी का आपसे तभी खुलेगा जब आपके पास चाबी होगी। यूपीएससी ने सीधा सीधा आपको चाबी दे रखी है, किसके रूप में, सिलेबस के रूप में। ये चाबी ही लोग नहीं लेते, लोग घुस जाते हैं। कैसे दरवाजा, जो यूपीएससी का दरवाजा है वो लोग कैसे तोड़ने, आप पता है, आप हाथ से मारते हो, पैर से मारते हो, सिलेबस दरवाजा तोड़ते हो, जबकि यूपीएससी ने खुद चाबी दे रखी है। आप क्या करते हो, आप हाथ से पैर से मारते हो, चाबी से नहीं, दिमाग का प्रयोग नहीं करते। ये जो सिलेबस है वो चाबी है, की है यूपीएससी की, और जो ये चाबी आपकी है सिलेबस, उसको जिसने सही से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, उसने यूपीएससी क्रैक कर लेना है, ठीक है। तो क्या भैया, ये जो सिलेबस है आपका, ये सिलेबस आपको बारीकी से क्या करना है, प्रतिदिन, डेली का। अब कहेंगे सर डेली देखकर क्या होगा, करें, ये काम करें, रोज करें, ठीक है। तो रिवीजन जो दिन भर का हो,
और सिलेबस, ये आपको क्या करना है, देखना है कितने में, आधे घंटे में, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे। 15 मिनट आपको क्या करना है या 20 मिनट आप क्या कर लें, 20 मिनट में आप देख लें कि क्या पढ़ा आपने दिन भर में, और 10 मिनट में आपने क्या करना है, आपने सिलेबस को देख लिया पलट के, कुछ मत करें, पलट के देखें, जो पेपर पढ़ रहे हैं वही उसी के सिलेबस को पलट कर देख लें। तो क्या करना है भैया, ये आधे घंटे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये शेड्यूल सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज बताएं। तो क्या करना है, ये 1 घंटे के गैप के बाद 9 से 10 बजे का आप रेस्ट लीजिए, फिर 10 से रात में 10 से और फिर क्या है आपका 10:30 क्या करें, या फिर आप थोड़ा आधे घंटा 15 मिनट और बढ़ा दे 10:45 तक कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आधे घंटे या 45 मिनट, ठीक है। तो ये क्या है 10:30 तक आपने ये कर लिया। अब क्या है, सेवा समाप्त हो गई, आज की आपकी सेवा समाप्त हो गई। सेवा कैसे समाप्त हो गई, 10:30 बजे जो नींद आपको आएगी ना, यकीन मानिए ये नींद आपको कहेगी यार कि मैंने दिन में कुछ किया है। आपको जो सेटिस्फैक्शन यहां मिलेगा इसके बाद, ठीक है, जो एनर्जी का लेवल फिर सुबह में यहां पर होगा, और इसके बाद शाम तक जो सेटिस्फैक्शन, यहां से एनर्जी का लेवल शुरू होगा, शाम तक सेटिस्फैक्शन मिलेगा यहां पे। मेरा यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल 12 महीनों का मामला है ये, अगर आपने फॉलो कर लिया तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से, ठीक है। तो एक बिजी शेड्यूल, मैं बार बार कहता हूं, एक बिजी शेड्यूल बनाना है, ये प्रोजेक्ट है आपका, इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। एक बात बताइए, आप ये मानिए कि आप किसी मकान का निर्माण कर रहे हैं, कोई आप घर बनवा रहे होते हैं, तो घर क्या सीधा कहीं से बनवाना शुरू कर देते हैं क्या, नहीं ना, पहले उसका क्या मैपिंग होती है ना, मैप तैयार होता है उस घर का कि कहाँ किचन होगा, कहाँ डाइनिंग रूम होगा, कहाँ बेडरूम हो, ये तैयार होता है ना, खाका खींचा जाता है ना। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो पहले क्या, घर थोड़ी ना पहले ही शुरू करके ईट सीमेंट लगा के शुरू हो जाता है, पहले ये मैपिंग तैयार होती है, उसके बाद एक अच्छा घर बनता है। और बिना मैपिंग का जो घर होता है, बिना मैप के बना हुआ आप देखते हैं कैसा होता है, और बिना मैप के बना हुआ घर क्या होता है, कहीं कुछ बन गया कहीं कुछ बन गया, दिखने में अच्छा भी नहीं लगता और मामला खराब हो जाता है। तो अगर ये सुंदर घर बनाना है यूपीएससी वाला, और इस घर में अगर रहना है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होगा, ठीक है। तो डायरी मेंटेन करनी है, ऑफिसर, मैं आज से आपको ऑफिसर बुला रहा हूं, ऑफिसर वाली फीलिंग आपको लानी है, ठीक है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, यहां जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलना, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ ये सेटिस्फैक्शन लें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अगर चीजें आपको समझ में आई। इसके बाद अब मैं इस क्लास को कंटिन्यू करता हूं। चलिए नोट डाउन कर लें अगर करना है, अदरवाइज देखिए मोटिवेशन तो हर जगह से मिलता ही रहता है, इतने चैनल्स हैं, जाकर मोटिवेशन लें, कहीं 2 घूंट पिए, और मोटिवेशन से अगर काम चले तो चला लें, और अगर पढ़ाई से काम चले, यूपीएससी निकले तो पढ़ाई से कर लें, मोटिवेशन से निकले तो मोटिवेशन से कर लें। एज इट इज ये टोटली डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको बताया गया सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। इंडियन पॉलिटी की ये क्लास चल रही है, इंडियन पॉलिटी की ये क्लास चल रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था की, ठीक है। एक बार आप बताएं कि जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। देखिए हमने प्रियम्बल्स को देखा था, जो हमारा संविधान है, संविधान के प्रियम्बल्स को देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के की प्रस्तावना को देखा था, ठीक है। और प्रस्तावना में हमने कीवर्ड्स को देखा था, क्या, वही पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और आपका जो कल्याणकारी राज्य की बात कही गई थी, ये सारा हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। अब आज आपसे जो रिक्वेस्ट है कि वो ये कि प्लीज ये जो कीवर्ड्स हमने कल क्लासेस में पढ़ा था वो आप कमेंट में बताएं कि उसकी मीनिंग क्या है। एक अगर जिसको याद हो गई हो वो उसकी मीनिंग वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। चलिए अब आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल दिए गए हैं उनके बारे में है, अनुसूचियां जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है ये अनुसूचियां, कैसे हैं, मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। ये छोटी छोटी चीजें कोई भी बताता नहीं, पढ़ाता नहीं। लोग कहते हैं कि आप
बुक से पढ़ लेना। और बुक से भी कहते भी नहीं है, इन चीजों को लोग पढ़ाते नहीं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इससे क्वेश्चन करता ही करता है। अभी मैं जब कुछ शेड्यूल बताऊंगा, उन शेड्यूल्स में कुछ शेड्यूल्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं ही और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वहां से क्वेश्चन करता है। और किस शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? अनुसूचियां। क्या शुरू करते हैं? अनुसूचियां। अच्छा, ये बताएं किसी को कि जो अनुसूचियां हैं, किसी मालूम है कि अनुसूचियों का मतलब क्या होता है? जो हम मतलब आज की क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां, अनुसूचियों का मतलब क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है, संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, शेड्यूल जो है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए जो हमारा संविधान बनकर जब तैयार हुआ, तो जो मूल संविधान बना था वो कितने भागों में था? कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित था। किसमें? जो मूल संविधान है, जो हमारा जो बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो मूल संविधान जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था, शुरुआत में जो बना था। ठीक है, मूल संविधान मतलब जो शुरुआत में बनाया गया था, ठीक है, उसको मूल संविधान कहते हैं। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था, तुरंत के तुरंत जो बना था उसको मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में क्या थे? मूल संविधान में 22 क्या थे? 22 भाग थे। अभी बताता हूं ये भाग क्या होता है। 22 भाग थे और कितने? 395 क्या थी आपकी? 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद थे 395 और आपका 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। अनुसूचियां थी। क्या थी? 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां मतलब शेड्यूल थे। ठीक है, क्या थे? शेड्यूल थे। अभी बताता हूं क्या ये शेड्यूल होता है, क्या ये अनुच्छेद, क्या ये भाग। भाग का मतलब ये है कि जैसे ये जो हमारा आर्टिकल है 395, जो आर्टिकल है 395, कुल जो अनुच्छेद आपको पता है ना कि अनुच्छेद 12 क्या होता है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, अनुच्छेद 12 में ये दिया है, अनुच्छेद 14 में ये दिया, अनुच्छेद 15 में ये दिया। तो कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो शुरुआत में जब हमारा संविधान बना। ठीक है, तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल तो आपको पता हो गया। अब भाग ये है कि जैसे ये जो सारे अनुच्छेद है ना, जैसे उनको भाग में विभाजित किया गया है। जैसे पहले भाग में, फिर दूसरे भाग में ये आर्टिकल आते हैं, फिर तीसरे भाग में ये सारे आर्टिकल आते हैं। तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल हैं, वो भागों में विभाजित हैं। कितने? 22 भाग में विभाजित है, 22 भाग में डिवाइड है। ठीक है, तो इन्हीं को भाग बोलते हैं। 22 भाग में मूल संविधान बना, तो 22 भाग में क्या है? ये 22 भाग थे हमारे मूल संविधान में, 395 अनुच्छेद थे और कितने थे? ये 8 अनुसूचियां थी। 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। अब ये अनुसूचियां क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए शेड्यूल जो है, देखिए 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? ये बढ़कर जो अनुसूचियों की संख्या है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल अभी क्या हो गया करंट में? ये 12 पहुंच गई हैं। अभी क्या हो गया? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, 12 आर्टिकल हो गए, सॉरी शेड्यूल हो गए आपके। ठीक है, तो ये 12 अनुसूचियां क्या क्या है, कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी क्या किसको ये मालूम था कि मूल संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद। ये देखिए मैं बहुत तोड़कर चीजों को आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दूर दराज से हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम, अभी शुरुआत कर रहे हैं, कभी कभी 12वीं के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए तोड़कर कि भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, किसको बोलते हैं, और अनुसूचियां, ये इसीलिए मैं तोड़कर बता देता हूं एकदम, कि आपके दिमाग पर ये चीजें एकदम क्या है, एकदम छप जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब एक बात बताएं कि ये जो आपका अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों में पहला जो अनुसूची है आपकी पहली, वो क्या है? तो चलिए देखिए, देखते हैं पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है? पहली अनुसूची, देखिए पहली अनुसूची में ये कहा गया है कि भारतीय संघ से के जो घटक राज्य हैं, भारतीय संघ के घटक राज्य और उससे संबंधित जो केंद्र शासित राज्य हैं, उनका उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? आपका भारतीय संघ
के घटक राज्य, अभी बताता हूं उसका क्या मतलब है। घटक राज्य एवं इससे संबंधित केंद्र शासित प्रदेश, संबंधित केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, का डिस्कशन है। बात को समझिएगा। जो आपकी जो संघ सरकार है, संघ सरकार केंद्र वाली होती है ना, केंद्र में एक सरकार बैठती है, केंद्र का एक स्ट्रक्चर फेडरल है ना, तो जो केंद्र है उससे संबंधित जो राज्य है कुल, जैसे आपका एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, सारे क्या ये सब राज्य है ना, तो ये सारे राज्य जो है वो कितने अभी राज्य हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कुल अभी कितने राज्य चल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कुल कितने राज्य हैं, अभी कितने हैं। कुल 28 राज्य हैं आपके। कितने हैं? 28 राज्य हैं। यानी कि ये जो कुल 28 राज्य हैं उनका उल्लेख है किसमें? पहली अनुसूची में। और इससे संबंधित जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि आपकी जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका उल्लेख इसमें पहली अनुसूची में दिया गया है। साहब आप ये समझिए, पहली अनुसूची में किस लिए डिस्कस किया गया है? बेसिक की केंद्र भारतीय संघ के जो राज्य हैं उससे संबंधित, जैसे यूपी, एमपी, सारे जो राज्य हैं वो बताया गया कि ये राज्य हैं, उल्लेख किया गया ये राज्य है। और क्या उल्लेख किया गया? इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस पहली अनुसूची में। ठीक है, तो ये प्लीज थोड़ा सा अगर नोट डाउन कर ले तो ज्यादा बेटर है। ये चीजें एकदम फैक्चुअल हैं और नोट डाउन कर ले तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर है। चलिए अब दूसरी अनुसूची में देखते हैं क्या है। जल्दी जल्दी सारी अनुसूचियां देखते हैं, जल्दी जल्दी सारी अनुसूचियां देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो चीजें हैं आपको समझ में आ रही हैं। बेसिक आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दे रहा हूं ताकि अभी जब हम फंडामेंटल राइट में एंटर करेंगे तो सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। दूसरी अनुसूची में, अनुसूची पता है किसी को क्या है दूसरी अनुसूची? सेकेंड शेड्यूल क्या है? सेकेंड शेड्यूल क्या है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं सेकेंड शेड्यूल क्या है? क्या है ये सेकेंड शेड्यूल? क्या बताया गया है इसमें? क्या बताया गया है? देखिए इसमें ये कहा गया है जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उनमें जितने पदाधिकारी होंगे, यानी जितने उसमें पद पर बैठे हुए अधिकारी ऑफिसर होंगे, उनके वेतन क्या होंगे, भत्ते क्या होंगे, इनका उल्लेख इसमें किया गया है। तो क्या है? भारतीय जो पदाधिकारी हैं, क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था में मतलब जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जितने पदाधिकारी हैं उनके क्या किया गया? उनके वेतन भत्ते का उल्लेख है। कितनी सैलरी है, क्या है, किस हिसाब से उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये क्या है? ये दूसरी अनुसूची में यहां पर जिक्र किया गया है। ठीक है, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए या फिर आपके जो आपके मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे क्या है यहाँ पे ये डिस्कशन किया गया है क्या कि कितने क्या है वेतन है, उनको क्या मिलते हैं, उनके भत्ते क्या है, ये सारे वेतन भत्ते पेंशन वगैरह सारा इसका यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो सेकंड शेड्यूल आप प्लीज जल्दी जल्दी नोट कर लें। अब ये तो ऐसा कुछ डिस्कस करने वाली चीजें है नहीं, ठीक है, तो ये डिस्कस कर ले, चीजें देख लें। अब देखिए यहीं पर मैं लिखता हूं तीसरी अनुसूची में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या बताया गया है, तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो जितने ये जो पदाधिकारी है ना, पदाधिकारी के क्या बताया गया है कि उनके जो शपथ लेंगे वो क्या किस तरह से शपथ लेंगे, ये सारा डिस्कशन यहाँ तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो क्या है भैया यहाँ पे, इसको अभी यही मैं इरेज कर देता हूं, पदाधिकारी के मार्क करना, पदाधिकारी के क्या कहा गया है? पदाधिकारी के आपका जो शपथ ग्रहण के बारे में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, उल्लेख यानी डिस्कस किया गया है। जल्दी जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं चीजें। अभी ये पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अभी जो शेड्यूल इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ये लेकिन पता होना चाहिए। सारी कुछ भी पूछ सकता है, जब और अनुसूचियों में पूछ रहे हैं तो ये भी कभी पूछ सकते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरे में क्या है? जितने पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है कि क्या किस हिसाब से उनका शपथ होगा, क्या ओथ होगा, ओथ वगैरह के बारे में क्या है? ये शपथ क्या है? ओथ बोलते हैं। ठीक है, कई बार चाहे हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं इसलिए थोड़ा सा
शेड्यूल कह रहा हूं और आपका जो मेन कीवर्ड्स है उसको इंग्लिश में बोल रहा हूं, ताकि आप नोट बनाते चले। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों कि क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की ये समस्या, अगर इंग्लिश में लिख दिया जाए पूरा तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंग्लिश वालों की ये समस्या नहीं है। इंग्लिश वालों अगर हिंदी में भी लिखा जा रहा है तो हिंदी में वो समझ के इंग्लिश में अपने नोट्स बना लेते हैं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि इंग्लिश वालों को हिंदी से ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदी वालों को अगर इंग्लिश लिख दिया जाए तो दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है इंग्लिश में भी और हिंदी में यहाँ पर लिखा जाता है। तो इंग्लिश वाले अपने नोट्स बनाते चले अपने शब्दों में इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या है भैया, तो ये जो शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण का उल्लेख क्या किया गया है यहाँ पे, किया गया है कि शपथ ग्रहण का मतलब शपथ में जो ओथ लिया जाता है कि ये हम भारत के लोग, जो भारत की संप्रभुता और इस सब को हम सुरक्षित रखेंगे, वो जो शपथ लेते हैं ना, जो लाइन पढ़ते हैं, वही इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो बस आसान भाषा में आप ये समझिए, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में इसका डिस्कस किया गया, इसका शपथ ग्रहण यानी ओथ का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, जल्दी 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 देखते हैं, जल्दी जल्दी। चलिए चौथी अनुसूची यानी फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है। देखिए ये जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें ये कहा गया है कि जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों से कितनी राज्यसभा सीटें तय की जाएंगी, इसका उल्लेख किया गया है। क्या क्या है, राज्यों की राज्यसभा सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, संख्या का उल्लेख किया गया है। बात को समझिएगा, मैं बताता हूं, उल्लेख किया गया है, बात को समझिए। अच्छा ये बताइए, ये जो कहा गया है कि राज्यसभा सीटें, अच्छा किसी को मालूम है राज्यसभा क्या होता है? लोकसभा तो सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है और सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक बात बताएं कि जो राज्यसभा की सीटें का मतलब क्या है यहाँ पर, और राज्यसभा क्या होती है, किसी को मालूम है? ये जो राज्यसभा सीटें या फिर प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, राज्यों की कितने राज्यसभा प्रतिनिधित्व हम करेंगे, प्रतिनिधित्व, बात को समझिएगा। देखिए जो राज्य लोकसभा, देखिए आप जानते हैं कि संसद कितने पार्ट में डिवाइड है, संसद कैसे बनती है, ये आपका लोकसभा होती है एलएस, और ये आपकी राज्यसभा होती है, सॉरी पहले राज्यसभा में लिख देता हूं, ये जो आरएस मतलब राज्यसभा होती है, फिर लोकसभा होती है, और आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति होते हैं, ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाती है, आपकी पार्लियामेंट बन जाती है, संसद बन जाती है। तो ये जो राज्यसभा में लोकसभा वाला जो चुनाव है, जो अभी आम चुनाव हुए जिसे लोकसभा चुनाव बोलते हैं, तो उसमें तो आप वोट करते हो, है ना, आप क्या करते हो, वोट करते हो। लेकिन राज्यसभा में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, अभी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। ये क्या है, राज्यसभा में आपकी कितनी सीटें हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। राज्यसभा में आपकी कितनी सीटें हैं, आपके राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये जो राज्यसभा की सीटें, हर राज्यों की अलग अलग सीटें हैं, ठीक है। जैसे एमपी की कुछ सीटें हैं, यूपी की कुछ सीटें हैं, महाराष्ट्र की कुछ सीटें हैं, तो ये अलग अलग सीटें क्या है, निर्धारित की गई है राज्यसभा की। तो क्या है, यही कहा गया है कि अलग अलग राज्यों के सीटें कितनी होंगी राज्यसभा में, इसका उल्लेख अनुसूची चौथे में यानी फोर्थ शेड्यूल में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये आप कर लें, ये आप नोट डाउन कर लें, जल्दी जल्दी आप इसको नोट डाउन कर लें कि राज्य में कितनी सीटें हैं, ठीक है, राज्य में कितनी सीटें हैं। चलिए अब देखिए, ये जो पांचवी अनुसूची आ गई है आपकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा फिफ्थ शेड्यूल है आपका, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। पांचवी, तो इसमें पांचवी अनुसूची देखते हैं, इसमें विभिन्न अनुसूचित जो जाति हैं और जनजाति, विभिन्न, पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में क्या है, अभी बताता हूं ये क्या है। विभिन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों
के प्रशासन उपबंध का उल्लेख है। बात को समझिएगा, ये जो शेड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्लेख है। ये शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, स्टेट वाले और यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है, पूछता है यहां से कभी कभी। तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, क्या है कि विभिन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन उपबंध का उल्लेख है। बात को समझिएगा, यानी कि जो देश में, हमारे देश में विभिन्न विभिन्न क्या है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, यानी कि अनुसूचित जाति क्या है, एससी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और कौन कौन से हैं, एसटी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एसटी वाले लोग भी हमारे देश में हैं। कहां रहते हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न एरियाज में रहते हैं। तो उन एरियाज, उन क्षेत्रों में जो प्रशासन किस तरह से किया जाएगा, इसका उल्लेख क्या है, इसी 5वीं अनुसूची में है। क्या है, इसको आप ध्यान दीजिए, विभिन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों, एरिया, ठीक है, के प्रशासन उपबंध का उल्लेख है। बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 5वीं अनुसूची, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे अभी बात को समझिएगा, इन 5वीं अनुसूची में, इन जो 5वीं अनुसूची आपकी दी गई है, इन 5 अनुसूची, मतलब ये 5वीं अनुसूची में पूरे देश के क्या है, पूरे देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र, पूरे देश में जितने क्षेत्र हैं, कौन अनुसूचित जाति जहां रहते हैं और अनुसूचित जनजाति जहां रहते हैं, उनके बारे में क्या किया गया है, यहाँ पे प्रशासन का उपबंध क्या किया गया है। लेकिन इसमें आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, ये 4 स्टेट एक बार आप नोट करिए। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और क्या है आपका मिजोरम हो गया। ये जो 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम, मेघालय और क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट के राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं, ईस्टर्न जो स्टेट वाले हैं, इनका जिक्र क्या है, इसमें नहीं किया गया। यानी कि इन 4 जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों के जनजाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में, मतलब इन राज्यों में जो क्षेत्र इनके आते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, इनका जिक्र 5वीं में नहीं किया गया है। और इन 4 राज्यों को छोड़कर और देश में जितने भी राज्य हैं, उनमें जितने भी क्षेत्र और आते हैं जनजाति, एससी और एसटी वाले, उनका जिक्र 5वीं में किया गया है, इनका जिक्र नहीं किया गया है। इनका जिक्र नहीं किया गया है। इनका जिक्र क्यों नहीं किया गया, अभी मैं बताता हूं। अभी पहले आप क्या कर लें, 5वीं में किसका किया गया है, इन विभिन्न जो देश में विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र, एरियाज जो हैं, उनके प्रशासन कैसे चलेगा, उनका उपबंध है, ठीक है, उनका प्रशासन कैसे चलेगा वो उनका उपबंध है। अब इन 4 का उल्लेख नहीं किया गया है इसमें 5वीं में, ठीक है, 5वीं में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। अब यहां मैं इसको 5वीं हटाकर 6वीं करता हूं। 6वीं अनुसूची जो है आपकी, 6वीं अनुसूची, ठीक है। 6th शेड्यूल में क्या कहा गया है, 6th शेड्यूल में क्या कहा गया है, 6th शेड्यूल में कहा गया है कि ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, ये जो आपके 4 राज्य हैं, ये विभिन्न ना होकर क्या कहा गया है, ये जो आपके 4 राज्य हैं, 4 राज्य जो आपके हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन उपबंध का उल्लेख किया गया। ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं आपके, ठीक है, उधर की तरफ, ठीक है, तो इन 4 का क्या किया गया है, 4 का जिक्र क्या किया गया है, 6वीं अनुसूची में किया गया है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आप साइड में मैप में, ये क्या है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मैप में देख पा रहे होंगे, ये राज्य हैं, यही राज्य हैं जिनका जिक्र क्या किया गया है, यहां पर 6वीं अनुसूची में किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ और ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा में ये आते हैं, हमारे मैप में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इनका जिक्र 6वीं अनुसूची में किया गया है, 5वीं में नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया भैया, क्योंकि ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो क्या हुआ भैया, वहां पर क्या है, वहां पर बहुत सारी जो देखिए आपके जो जैसे नॉर्दर्न बेल्ट हो गया, और मतलब देश के जो अन्य इलाके हो गए,
वहां से, और इन जो नॉर्दर्न इलाके हो गए आपके, नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर इलाके हो गए, वहां की स्थिति थोड़ी सी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, आप पाएंगे अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हो गए, वहां के लोगों का क्या होता है, वहां के लोगों को कद काठी में भी छूट दी जाती है। अभी हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों को कद काठी में छूट दी गई है, इन राज्यों के लोगों को, पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे अलग से इसका जिक्र किया गया है, इन राज्यों, सिर्फ अकेला इकलौता असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं उनका प्रशासन उपबंध का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों अनुसूची, 5वीं और 6वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहां से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है, और कौन सा पूछता है, स्टेट वगैरह पूछते रहते हैं, आपका स्टेट यूपी हो गया, बिहार वगैरह, ये सारे पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी यूपीएससी किससे 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल जो है और 12th शेड्यूल जो है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूछा था लास्ट आपका में 21 में भी पूछा था, इसमें इससे पूछता है कि 11वीं और 12वीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये 6वीं और 5वीं भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये 4 शेड्यूल, 5वां, 6वां और 11वां 12वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर ले, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है 6वीं। चलिए अब इसे मैं नोट इरेज करता हूं, आप नोट बनाते चले। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लग रही है क्लास, कमेंट में अधिक से अधिक कमेंट क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और अधिक से अधिक शेयर किया करें। देखिए, आपसे कोई भी आप फी नहीं ली जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 अपने दोस्तों को शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या अदर प्लेटफॉर्म पे जहां आप क्लासेस करते हैं वहां की अपेक्षा आपको क्लासेस ये समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वहां कैसी आती थी, यहां कैसे आ रही हैं। इससे हमें भी थोड़ा पता चलेगा कि हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं हमारी एंड से, वो आप समझ रहे हैं या फिर कहीं को दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्या है ये सारी। चलिए अब आपका जो 7वीं अनुसूची है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं 7वीं अनुसूची है क्या। चलिए 7वीं अनुसूची, आप बात को समझिएगा। 7वीं अनुसूची में हम ये कह सकते हैं, यहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया। मैं अभी बताता हूं इसका क्या मतलब है। क्या है यहां पर, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की शक्तियों का, जो पावर्स इनको मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, उनकी जो पावर है उनकी पावर का डिवीजन किया गया है। क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, बंटवारा किया गया है। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं, आप क्लास करते हैं कई जगहों पे ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती, क्यों, उन्हें लगता है कि आप बुक्स से पढ़ लेंगे। लेकिन बुक से तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्लास में, कहीं क्लास आपने कोचिंग क्लास की और वहां पे क्लासेस आपने किया और सोचते होंगे कि आप वहां से क्लासेस कर लिया, अब तो क्या पढ़ना है, अपने से तो पढ़ना नहीं। तो वो कोचिंग क्लास वाले सोचते हैं कि आप अपने से पढ़ोगे, और आप अपने से पढ़ते नहीं हो, उनका दायित्व भी नहीं बनता, वो सोचते हैं कि अपने से पढ़ लेंगे, हमसे ही क्या है। तो इसमें क्या होता है, वो ये समझकर इन टॉपिक को छोड़ देते हैं कि आप बच्चे अपने से पढ़ लेंगे। लेकिन यहां पर जब ये पढ़ाया जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछा है और पूछ रहा है, छोटे छोटे पॉइंट को घुमा फिरा के आपसे पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन आप वहीं फंस जाते हो, सोचते हैं कि लोग की यूपीएससी इतने छोटे पॉइंट से कहां से उठाएगा, वो छोटे से पॉइंट को भी उठाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कभी कभी बड़े मुद्दों पर भी पूछते हैं। तो ऐसा लगता है लोगों को, यार यूपीएससी तो बड़े बड़े मुद्दों पर, टिपिकल टॉपिक पर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इन छोटे छोटे बारीक जगहों से यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, आप वहीं पर फंस कर रह जाते हो। ठीक है, तो क्या है भैया, 7वीं जो अनुसूची है वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पावर्स है, उनकी पावर्स में डिवीजन को दर्शाता है, बताया गया है। जैसे केंद्र सरकार जो है वो किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, मतलब समझिएगा, केंद्र सरकार किन किन टॉपिक पर, किन किन मुद्दों पर क्या है, यहां पर रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है।
इसका जिक्र यहां पर किया गया है। और जो राज्य सरकार है आपकी, जो राज्य सरकार वो किस किस मुद्दों पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, इसका जिक्र यहां पर किया गया है। ठीक है, तो क्या भैया यहां पर केंद्र सरकार, जैसे आपका केंद्र सरकार, ये जो केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार शुरुआत में जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम क्या था, उस टाइम 97 ऐसे विषय थे, 97 ऐसे टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट्स थे जिन पर जिक्र किया गया था कि इन 97 मुद्दों पर केंद्र सरकार क्या है, सरकार उनको शक्ति मिली है कि इस पे इन मुद्दों पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो जब अभी आगे ये वर्तमान में बढ़कर ये करंट में कितनी हो गई, 99 टॉपिक्स हो गए हैं, 99 ऐसे विषय हैं जिन पर क्या है, जिन पर आपकी केंद्र सरकार क्या है, अभी कानून बना सकती है। ठीक है, क्या है, बना सकती है। ठीक है, अब देखिए ये जो 99 विषय हैं आपके, इनमें क्या है, इनमें जैसे रेलवे वाला मामला आ गया, रेलवे पर कानून कौन बना सकता है, आपकी केंद्र सरकार क्या है, रेलवे पर कानून बना सकती है। रक्षा पर किस जो डिफेंस पर, वो यही बना सकते हैं। और आपका विदेश मामलों पर, फॉरेन अफेयर्स पर कानून कौन बना सकता है, ये केंद्र सरकार ही बना सकती है। तो ये जो विषय है, छोटे छोटे ये विषय, यही कुल टोटल कितने विषय हैं, 97 से ये 99 नहीं, ये 100 हो गए हैं, सॉरी, ये कुल अब कितने विषय हो गए हैं, 100 हो गए हैं। 100 विषयों पर अभी वर्तमान में ये कितने, 100 विषयों पर केंद्र सरकार क्या है, कानून बना सकती है। ये 97 कब थे, 97 जब सरकार, ये जो संविधान बना था, मूल संविधान में 97 टॉपिक्स दिए गए थे, विषय दिए गए थे, और 100 अभी हो गए। तो आपका रक्षा हो गया, आपका विदेश मामला हो गया, आपका आंतरिक, ये सब क्या है, इस पर ये क्या है, केंद्र सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। अब देखिए, एक तो राज्य सरकार, अब राज्य सरकार किन किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सरकार किन किन मुद्दों पर, देखिए ये जो आपकी राज्य सरकार है, वो पहले जब संविधान बना था तो 66 ऐसे टॉपिक्स थे, कितने, 66 ऐसे टॉपिक्स थे, विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून क्या कर सकती थी, बना सकती थी। कितने, 66 विषय पर। लेकिन अभी वर्तमान में ये विषय क्या हो गए, घट गए हैं, कितने हो गए, 61 विषय हो गए हैं। कितने, 61 विषय, 61 टॉपिक हो गए जिन पर, यानी कि ये जो 5 और टॉपिक थे वो किनके पास शिफ्ट हो गए हैं, वो किनके पास शिफ्ट हो गए हैं, अभी मैं बताऊंगा किनके पास शिफ्ट हुए हैं। ये आप देखते हैं, अब आप देख कह रहे होंगे यार ये तो 66 इनके पास थे तो कितने कम हुए, 5 कम हो गए ना, 5 विषय कम हो गए, तो 5 विषय कहां गए, इनका तो कितना प्रोग्रेस हुआ है, 97 से 100 हो गया, इनका तो 3 हुआ है ना, 3 ही बढ़ा है, तो इनका क्या है, 5 घटा है और इनका 3 बढ़ा है, तो 2 कहां चला गया, अभी मैं बताता हूं, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। तो ये अभी क्या है, राज्य सरकार कितने हैं आपकी, 66 विषयों पर क्या है, कानून पहले मूल संविधान में बना सकती थी, अभी ये 61 विषय हो गए, कम हो गए हैं। ठीक है, कम हो गए। जैसे आपका कानून व्यवस्था हो गया, पुलिस वाली व्यवस्था हो गया, तो ये पुलिस पर कौन कानून बना सकता है, कौन कानून बना सकता है, जैसे यूपी की पुलिस हो गई, तो यूपी पुलिस को कंट्रोल वहां पे जो कानून है वो आपकी यूपी गवर्नमेंट कर सकती है, आपकी योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग जो विषय हैं आपके राज्य सरकार के, अपने अलग अलग क्या है, विषय दिए गए हैं, क्या है, विषय दिए गए हैं। तो ये क्या है, स्वच्छता हो गया, लोक कल्याण हो गया, सब मामले इसी में आते हैं। ठीक है, अब ये क्या मामले हैं, किस हिसाब से, बहुत ज्यादा बारीकी से देखने की जरूरत नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप पढ़ ले तो भी बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, केंद्र सरकार के हो गए, और आपका क्या हो गया, राज्य सरकार के ये विषय हो गए कि इन विषयों पर राज्य सरकार क्या है, कानून बना सकती है। ठीक है, बना क्या सकती है, इन विषयों पर। अब देखिए आपकी एक और यहां पर क्या आता है, एक और सूची आती है, इसको बोलते हैं, इसको केंद्र सरकार की सूची बोलते हैं, केंद्र सूची कह सकते हैं आप। ठीक है, केंद्र सरकार की सूची कह सकते हैं, सूची, और ये राज्य सरकार की सूची, मतलब सूची का मतलब क्या है, इन विषयों पर, सूची मतलब इन सूचियों पर, इन विषयों पर ये कानून राज्य बना सकती है, इन पर ये आपकी केंद्र बना सकती है। ठीक है, अब आपका एक और आ गया, एक और सूची आती है, वो आती है समवर्ती सूची। क्या आती है, समवर्ती सूची। ठीक है,
ये कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं और ये स्टेट लिस्ट होता है। यानी केंद्र सूची होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या है? देखिए यहाँ पर केंद्र सूची का मतलब जिन जिन मुद्दों पर केंद्र टॉपिक पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। राज्य सूची का मतलब जिन जिन मुद्दों पर राज्य सूची बना सकती, सॉरी, कानून बना सकती है। अब ये समवर्ती सूची क्या होगी? समवर्ती सूची ये है कि जिन मुद्दों पर आपका ना ही आपका केंद्र वाली मुद्दों, मतलब जो विषय ऐसे बच जाएं, जो विषय ऐसे बच जाएं जिनका जिक्र ना केंद्र वाली सूची में किया गया है ना राज्य वाली सूची में किया गया है, तो ऐसे विषय किसमें आ जाते हैं? समवर्ती सूची में आ जाते हैं। बात एकदम क्लियर है। समवर्ती सूची क्या है? जो मुद्दे ना केंद्र वाली सूची में होते हैं ना राज्य वाली सूची में होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, उन्हें कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। अब इन पर कानून कौन बनाता है? ये जो सूची, ये जो विषय बचते हैं जो इसमें आते हैं, इन पर कानून कौन बनाता है? तो इन पर कानून कौन बनाता है? इन पर कानून दोनों मिलकर बनाते हैं। क्या है? इन पर कानून क्या है? केंद्र और राज्य। इन पर कानून क्या है? इन पर कानून क्या है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इन पर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो समवर्ती सूची थी, इसमें पहले कितने विषय थे? इसमें 47 विषय पहले थे। ठीक है, जब संविधान बना तो 47 विषय थे, अभी ये बढ़कर लगभग 52 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, ये कितने हो गए हैं? ये 52 विषय हो गए हैं। इसमें अभी कितने हो गए? 52 विषय हो गए हैं। तो इस पे समवर्ती सूची में सरकार कानून कौन बना सकती है? दोनों। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ये बोल रहा हूं, तो अपने नोट्स बनाते चलें। कई लोग ऐसे ही लिख लेते हैं नोट्स में, केंद्र सूची बराबर 97। ये नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट डाउन करते चले अपने शब्दों में। बार बार कहता हूं, आपके जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो आपकी आंसर राइटिंग जो आपकी है, उत्तर लिखने की जो प्रक्रिया है, जो शैली है, वो आपका डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। मतलब यहां अगर मैं ओरली आपको समझा रहा हूं, वो आप समझ गए, उसके बाद धीरे धीरे अपने शब्दों में जब नोट्स बनाए रहे होंगे, तो ये क्या प्रोग्रेस हो रहा है? आपकी जो आंसर राइटिंग आप करोगे उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी लिखने की शैली आप समझ रहे हैं और अपने मन से लिख रहे हैं। तो ये क्या है? अपने मन से तो एग्जाम में लिखना है ना, यही तो डेवलप करना है। तो जो आपके नोट्स मेकिंग है, यानी कि नोट्स बनाने की प्रक्रिया जो है आपकी, वो क्या है? नोट्स मेकिंग प्रोसेस ही क्या करता है? आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में तब्दील हो जाता है। तो यही कहना है कि इसलिए आप क्या करें? ये करें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये जो समवर्ती सूची है आपकी कंकरेंट लिस्ट है, वो कंकरेंट लिस्ट में क्या है? ये कंकरेंट लिस्ट में आपका जो केंद्र और राज्य, सेंट्रल स्टेट, दोनों क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, अब बात समझिए। अब केंद्र और राज्य तो सरकार यहां पे कानून बना सकती है उन मुद्दों पर, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो फंस जाते हैं। इस सूची में दिए गए जो विषय हैं वो फंस गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या है? तनातनी हो गई कि मैं बनाऊंगा इस पे कानून, और ये कहेगा राज्य मैं बनाऊंगा इस पे कानून। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अब भारत का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का, वो कैसा है? संघ पर ज्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है। इस पर संघ पर ज्यादा फोकस किया गया है। एक बार बताएं मुझे कि ऐसे में कौन सरकार उस विषय पर कौन कानून बनाएगा? जब केंद्र और राज्य दोनों उस मुद्दे पर फंस गए, ये कह रहा मैं इस पे बनाऊंगा, वो कह रहा मैं इस पे बनाऊंगा, तो किसको ज्यादा पावर मिली है? यहाँ पर केंद्र जो सरकार है उसे ज्यादा पावर मिली है उस विषय पर, यहाँ पर कानून, उस विषय पर कानून बनाएगा। तो ऐसे मुद्दे जहां पर मामला फंस जाएगा, उस पर कौन करेगा? उस पर ये केंद्र सरकार, आपकी केंद्र सरकार क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। तो ये क्या है? आपकी 7वीं अनुसूची है जो इस प्रकार से है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप चीजें समझ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करता हूं। प्लीज नोट डाउन कर लें जो मैं कह रहा हूं कि आपको क्या है, आपको जो नोट्स मेकिंग है वो इस तरह से आप करें कि आपका आंसर राइटिंग जो आपकी प्रैक्टिस है वो होती रहे। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहीं से होती रहती है। ठीक है, चलिए अब आपका 8वीं अनुसूची में एंटर करते हैं। 8th शेड्यूल जो है वो आपका क्या है, उसमें एंटर करते हैं। चलिए एक बार बताएं कि कमेंट्स में लाइक का बटन दबाएं प्लीज, अधिक से अधिक वीडियो लाइक किया करें। आप लोग जो है क्लासेस, पता नहीं बच्चे पहले रुझान तो दिखता है, फिर धीरे धीरे रुझान आप लोगों का कम होने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों है? कमेंट में बताएं। क्या आप क्लासेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर कैसे कर रहे हैं क्लासेस, बाद में देखते हैं, या फिर आप वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं, कैसे करते हैं? आप लाइव क्लासेस किया करें,
हो सके तो आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। चलिए अब आपका 8वीं अनुसूची आती है। 8th शेड्यूल जो है वो क्या है, 8वीं अनुसूची, ये क्या है 8th शेड्यूल? कोई किसी को मालूम है क्या है 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची? मैं जब सिलेबस को डिस्कस कर रहा था यूपीएससी के, तो वहां पर मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। क्या होते हैं? 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है और एक और कंपलसरी पेपर होता है। तो मैंने बोला था कि आप हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हिंदी नॉर्दर्न स्टेट वाले मोस्ट ऑफ द जुड़े हैं, या फिर हिंदी पट्टी से आप लोग आते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसा करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग हिंदी कंपलसरी वाला सब्जेक्ट आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है वो आप हिंदी ले सकते हैं, लेकिन और भी बहुत विषय दिए गए हैं जो आप क्या कंपलसरी पेपर के रूप में ले सकते हैं। वो कौन से विषय मैंने कहा था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो क्या है, जो भाषा दी गई है, उनमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं यहाँ पर कंपलसरी के रूप में, कोई भी, ठीक है। तो क्या था वो, यही 8वीं अनुसूची की बात मैंने कही थी। 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो टॉपिक, जो भाषाएं दी गई हैं, उन्हीं को मैंने कहा था, ठीक है। तो भैया ये 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं जिनको दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा मिला है, उनका जिक्र किया गया है। कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी है? टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर। कितनी है? टोटल 22 लैंग्वेजेस यहाँ पर हैं। 22 भाषाओं का जिक्र, क्या है? 22 भाषाओं का जिक्र, भाषाओं का जिक्र यहां किया गया है। मतलब यहां भाषाओं का, यहां क्या किया है, भाषाओं का जिक्र किया गया है कि ये क्या है, ये भाषाएं हैं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। अब आपको समझ में आ गया ना, कंपलसरी पेपर इसी 8th शेड्यूल की बात कही थी। इन 22 भाषाओं में किसी एक भाषा को आप क्या ले सकते हैं, कंपलसरी पेपर के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो प्लीज बताएं। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो प्लीज बताएं। चलिए अब देखिए, बढ़ते हैं आपकी 9वीं अनुसूची की ओर। अच्छा एक बात बताएं कि आप लोग अगर ऑप्शनल, सॉरी, जो कंपलसरी पेपर है, अगर आपको चूज करने को कहा जाए तो कौन सी भाषा, हिंदी लेंगे या फिर आप कौन सी भाषा लेंगे? कौन सी लेंगे? हिंदी ले, आप अपनी भाषा बताएं आप। अच्छा ये भी बताएं आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप किस राज्य से आते हैं, राज्य अगर आप आते हैं तो किस जिले से आते हैं, ये भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप किस राज्य से आते हैं। चलिए बताएं कमेंट में। नौवीं अनुसूची, ये 9वीं अनुसूची क्या है, 9th शेड्यूल क्या है? देखिए ये जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, ये देखिए मैंने बोला था क्या, मैंने बोला था कि मूल संविधान में जब संविधान बना तो 8 ही अनुसूचियां थी। कौन? जो हमने अभी तक पढ़ ली, 8 अनुसूचियां थी। अब ये जो 9वीं आ रही है वो क्या है, वो जोड़ी गई, क्या है, बाद में जोड़ी गई। तो कब जोड़ी गई? ये संविधान में क्या है, संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अभी मैं बताता हूं क्या है जोड़ी गई, ठीक है। देखिए प्रथम मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये अनुसूची 9th शेड्यूल क्या है, ये यहां पर शेड्यूल में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन मतलब क्या, कल भी मैंने बताया था, क्या संशोधन मतलब क्या, संविधान में कुछ चीजों का जुड़ना या घटना। तो क्या यहां पर हुआ, ये 9वीं अनुसूची क्या की गई, जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची यहां पर प्रथम संविधान संशोधन द्वारा
ये जोड़ी गई। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या जिक्र किया गया है, यहां पर जिक्र ये किया गया है कि जो राज्य है, राज्य क्या करेगा, आपकी संपत्ति का क्या है, अधिग्रहण करेगा, मतलब अधिग्रहण करेगा मतलब एक्वायर करेगा। बात को समझिएगा, यहां पे जिक्र किया गया है कि जो राज्य है आपका आपका राज्य क्या है, राज्य संपत्ति का अधिग्रहण अधिग्रहण करेगा। ठीक है, करेगा। अधिग्रहण का क्या मतलब हो गया, संपत्ति का अधिग्रहण का क्या मतलब हो गया। देखिए, सपोज दैट कहीं से रेल लाइन गुजरनी है। मैंने पहले दिन आपसे क्या किया था, आपसे पहले दिन एक क्वेश्चन पूछा था कि आप किसी पहाड़ी जिले से आते हैं और वहां पर क्या है, कोई रेल परियोजना बननी है, तो वहां पर क्या कर रही है जो सरकार है, केंद्र सरकार, वहां पर जो रेल परियोजना बननी है, वहां पर कुछ जमीनें किसानों की क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, अधिग्रहण कर रही है। ठीक है, तो अधिग्रहण का मतलब क्या है, जमीन आपसे क्या करती है, सरकार ले लेती है, उसके बदले में आपको मुआवजा देती है, उसके बदले में आपको कंपनसेशन देती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके थ्रू ये आता है कि आपकी संपत्ति जो होती है वो सरकार अधिग्रहण यानी ले सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, ले सकती है। तो बात को समझिएगा, क्या है यहां अधिग्रहण का क्या किया गया है, यहां किस तरह वो अधिग्रहण कर सकती है, क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या विधि है, उसका यहां जिक्र किया गया है। तो क्या है, संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, संपत्ति का अधिग्रहण, ये कह सकते हैं कि संपत्ति के अधिग्रहण का की विधियों का आप कह सकते हैं, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का, रूल्स, विधियों का जिक्र किया गया है, विधियों का उल्लेख है, डिस्कशन किया गया है। ठीक है, उल्लेख है। ठीक है, दिख रही ना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपका राज्य क्या है, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया कि किस तरह से आपका राज्य जो है, वो जो आपका राज्य है वो संपत्ति आपकी जो है वो किस तरह से एक्वायर कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, उसका जिक्र यहां पर किया गया है। सिर्फ जमीन नहीं, किसी भी प्रकार की संपत्ति आपकी किस तरह से राज्य ले सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या रूल्स है, वो यहां पर दिया गया है। जो समझने वाली बात यह है, याद रखने वाली, कि ये जो 9वीं अनुसूची है ये पूछा जा सकता है। ये कब है, ये प्रथम संविधान संशोधन जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके थ्रू ये जोड़ा गया 9वीं अनुसूची। ये याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखें। ये छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई लोग इसको स्किप कर जाते हैं, पूछ लिया तो एक क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, और आप छोटी चीजों को आप क्या कर रहे हैं, आप डीपीएसपी और आप क्या लगे हुए हैं, मूल अधिकार पर लगे हुए हैं, फंडामेंटल राइट एक एक करके पढ़ लेते हैं, कहीं छूटे ना, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी चीजें उठाकर पूछ लेते हैं, कभी कभी वो बहुत इजी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। जैसे वही मैंने पूछा, बोला आपको लास्ट लेक्चर में कि पूछा था कि विवाह करने का अधिकार क्या है, किस संविधान के अनुच्छेद में आता है। तो हम हर जगह पर लगे हुए हैं, कई बार लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, समझ में नहीं आती चीजें, गलत लगाकर चले आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप उसे गलत कर देते हैं कभी कभी। तो ये 9वीं अनुसूची हो गई। ठीक है, अब चलिए आपकी 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। क्या है आपकी 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची, ये सारी अनुसूचियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 10वीं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसीलिए 10वीं लागू की गई। देखिए, ये लागू होना, 10वीं अनुसूची जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लागू होना बहुत जरूरी थी, बहुत ज्यादा। 10th जो शेड्यूल है वो बहुत जरूरी थी। कैसे जरूरी थे मैं आपको बताता हूं। देखिए, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज, समझ में आ रही चीजें या नहीं। लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें इस वीडियो को। पूरी जो तैयारी है वो आपको निःशुल्क यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, कराई जा रही है। तो बताएं एक बार 10वीं अनुसूची क्या है, किसी को मालूम है तो प्लीज बताएं 10वीं अनुसूची क्या है। देखिए, यहां पर क्या किया गया है, यहां पर दल बदल कानून का जिक्र किया गया है, किया गया है। बस इतना समझिए। अभी मैं बताता हूं ये दल बदल क्या है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, आपका दल बदल क्या है, आपका दल बदल कानून का यहां पर क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ये दल बदल कानून क्या है,
ये दल बदल कानून क्या है, बात को समझिएगा। देखिए ये जो दल बदल कानून है वो ये है कि जैसे आपका जो आपके यहाँ से जो एक कोई विधायक होगा या सांसद होगा, सांसद मान लेते हैं, कोई सांसद है, वो क्या हुआ, वो आपने वोट किया, वो जीत कर गया, क्या किया, वो जीत गया, और वो मान लेते हैं किसी पार्टी से, किसी ए पार्टी से है, ठीक है, किसी ए पार्टी से मान लेते हैं वो बीजेपी से जीत के आ गया, क्या है, आपका सांसद बीजेपी से जीत लिया, यहाँ पर टिकट बीजेपी ने दिया था और ये सांसद क्या है, सांसद बन गया, यहाँ पर जीत लिया। अब सांसद ने क्या किया, सांसद ने सोचा कि हम, मैंने क्या किया, यहाँ पर बीजेपी से तो टिकट हमने यहाँ पर पा लिया, तो अब हम क्या करते हैं, बीजेपी से टिकट तो पा लिया, अब बीजेपी हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, हम यहाँ पर बीजेपी छोड़ देते हैं और कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई अदर पार्टी चल लेते हैं वहां पर। तो यहाँ पे क्या होगा, कई बार होता है, क्या होता था, कई बार होता है कि बीजेपी के पास मान लेते हैं संख्या कम है, क्या उनके पास क्या है, बहुमत नहीं है सरकार बनाने की, तो ये लोग थे, कई बार जो अपोजिशन की पार्टियां होती हैं वो क्या कहती हैं, लोभ देती हैं किसी प्रकार का, क्या पैसों का लोभ, पावर का, इस तरह का लोभ देती हैं कि हम आओगे, हम आप यहाँ पर ये कर देंगे और इस तरह की क्या कर देंगे, ये पद दे देंगे। तो क्या था, पहले ये था कि जो जीते हुए सदस्य थे वो क्या करते थे, वो इस पार्टी के सिंबल पर जीत लिए और जीत कर क्या करते थे, दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते थे। तो क्या होता था, यहां से सरकार स्टेबल नहीं रहती थी, वहां शिफ्ट कर जाते थे, वहां सरकार बन गई। तो ये क्या होता था, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी पर भी खतरा था, लोकतंत्र पर भी खतरा था। तो क्या था, तो इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और क्या किया गया, ये दल बदल कानून बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। तो अब क्या कहा गया भैया कि अगर बीजेपी के सिंबल पर जीत के आए हो तो बीजेपी में ही रहना है, अगर आप जीत कर आए और यहां से जा रहे हो तो आपकी सदस्यता जो जीत के आए हो वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में जो खरीद फरोख्त की राजनीति चलती है, कैसे, जैसे आओगे तो यहां पर ये पद दे दिया जाएगा, तो लोग ये किया करते थे। तो ये आया राम गया राम वाला जो पैटर्न बना था वो यहां समाप्त हो गया। क्या था, बीजेपी से जीत के आओ या फिर आप किसी कांग्रेस से जीत कर आए हो तो आपको कांग्रेस में ही रहना है, अगर छोड़कर जा रहे हो तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी, आप सांसद या विधायक नहीं रह जाओगे। तो ये क्या था, ये दल बदल कानून था, इसमें क्या है, डेमोक्रेसी जो है वो सर्वाइव करती है। तो क्या है भैया, ये क्या है, ये कानून, अच्छा ये बताएं आपकी, ये कानून आना जरूरी था या नहीं जरूरी था, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, ये डेमोक्रेसी के लिए क्या है, सही है या गलत है। ये जो 10th शेड्यूल है वो सही है, दल विरोधी कानून, या नहीं सही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, तो ये रही। अच्छा, ये जो दल बदल कानून है ये आपका 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था इसमें संविधान में। ये अनुसूची क्या थी, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया क्या, ये जो अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ी गई, ठीक है। और ये कब, आपका 1985 में हुआ था, कब, जब वो 1985 में हुआ था। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये डिटेल में कि क्या, कैसे लोग अपनी पार्टियां बदलते हैं, कैसे ये खरीद फरोख्त की राजनीति चलती है, कैसे लोकतंत्र को ये सारी चीजें खतरा होती है, वो हम देखेंगे। तो ये क्या है, 52वें संविधान, ये सब चीजें पूछ ली, कितने संविधान संशोधन कौन सा था, ये पूछ ली जाती है, स्टेट वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो भैया ये क्या है, ये 1985 में 1985 में दल बदल कानून संबंधित प्रावधानों का क्या किया गया था, उल्लेख यहां पर किया गया था। ये आपका 10th शेड्यूल हो गया। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। रिलीज कर दूं ये एंटी डिफेक्शन लॉ। चलिए अब आपका 11वीं अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। 11th शेड्यूल क्या है वो देखिए। अब देखते हैं ये आपकी 11वीं अनुसूची क्या है, किसी को पता है क्या है 11वीं अनुसूची? देखिए ये जो हम अनुसूचियां पढ़ रहे हैं, अभी 8वीं अनुसूची तो मूल संविधान में थी, लेकिन उसके बाद जो जोड़ी गई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये अनुसूचियां, ये शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे जाते हैं। और वो जो मैंने 5th और 6th शेड्यूल आपको बताया, 5वीं और 6वीं अनुसूची, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो किसी को मालूम है क्या ये आपकी जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची क्या है, किसी को मालूम है क्या, प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में।
चलिए 11वीं अनुसूची देखिए, इसमें क्या किया गया, इसमें जो आपकी 11वीं अनुसूची थी, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज संस्थाओं में, व्यवस्था कह रहा था मैं, संस्थाओं में कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए, यानी प्रदान किए गए या दिए गए। ठीक है, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। क्या है इसमें 11वीं अनुसूची में आपकी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनको काम करने के लिए 29 विषय क्या क्या है दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 29 विषय दिए गए थे, प्रदान किए गए थे। अब ये क्या है, समझ में आ रहा है आपको? ये जो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्था है वो क्या है? आप जानते हैं कि जो आप कई लोग गांव में रहते होंगे, कई लोग शहरों में रहते होंगे। जो लोग गांव में रहते होंगे वहां पर किसके चुनाव होते हैं? आपके जो प्रधान होते हैं उनके चुनाव होते हैं। वहीं शहरों में ये किसके चुनाव होते हैं? नगर निगम वाले चुनाव होते हैं। किसके चुनाव होते हैं? नगर निगम। तो गांवों के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था वो बनाई गई थी। आगे हम पढ़ेंगे क्या है पंचायती राज सिस्टम, अभी बस इतना समझिए कि वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूशन को, इस संस्था को क्या दिए गए? कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। बस इतना समझिएगा। क्या पंचायती राज किससे संबंधित है? वही जो गांवों के लिए। अब क्या है पंचायती राज, क्या है गांधी जी की अवधारणा, किस तरह की से ये सारी चीजें आगे हैं। तो जब हम डिटेल में इस पूरे टॉपिक को ही पढ़ेंगे, क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्या है पंचायती राज व्यवस्था, क्या है ये सारा सिस्टम को हम यहाँ पे देखेंगे। अभी आप 11वीं अनुसूची में इतना समझिए कि पंचायती राज संस्थाओं में कार्य, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने 29 विषय दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। तो क्या है भैया, इसमें क्या दिए गए हैं? प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये जो 11वीं आपकी अनुसूची है, वो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या की गई? जोड़ी गई। कौन सी 11वीं अनुसूची? 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है? जोड़ी गई। क्या है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इससे पहले भी जोड़ी गई थी ना, सारी जोड़ी गई है ना। तो ये कौन सी है? ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी ओवर हैंडराइटिंग हो गई। ठीक है, तो ये क्या 1993 में, 1993 में, कब? 1993 में आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? ये 11वीं अनुसूची जो थी वो आपकी क्या की गई? जोड़ी गई। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया ना, ये संशोधन द्वारा क्यों बार बार कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि 8 ही अनुसूची थी ना, तो उसके मूल संविधान में तो 8 ही थी ना। उसके बाद की जो 10 हुई, 11 सॉरी जो आपकी 9 हुई, 10 हुई, 11 हुई, 12, ये सब जोड़ी जा रही है ना। तो कुछ संशोधन संविधान में किया गया है ना। तो कौन सा संशोधन था? पहला था, दूसरा संशोधन किया गया, तीसरा संशोधन किया गया। देखो, पहले संशोधन में कुछ और घटाया जोड़ा गया होगा, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, पहला तो मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे में अलग अलग किया गया संशोधन। तो ये कौन वाला था जिसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो ये 73वां ही था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके थ्रू 11 शेड्यूल को यहाँ पर ऐड किया गया। और क्या किया गया, क्या कहा गया? जो आपका पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उनको 29 सब्जेक्ट दिए गए, किस पे? वर्क करने के लिए, क्या है? कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ये क्या है? ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, अब ये जो 29 विषय हैं, ये जो 29 टॉपिक्स हैं आपके, 29 सब्जेक्ट जो हैं जिन पर इनको दिया गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो है आपको हमारे जो आपका स्टडी मटेरियल होगा उसमें, अब ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उसको आप दिमाग में रखना, आपको चीजें कुछ याद रखनी है। ठीक है, ये 29 विषय अभी आपको जब नोट्स मिलने शुरू होंगे तो ये सारे जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो 29 विषय आपको थोड़े माइंड में रखने चाहिए। तो ये जो आपके शेड्यूल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब ये तो 11वीं अनुसूची किसके? पंचायती राज व्यवस्था। थोड़ा सा वो मैंने क्या बताया, थोड़ा सा वो किससे संबंधित हो जाता है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित हो जाता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है,
अभी आगे फर्दर हम पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझिए कि ये क्या है, इस तरह से इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये संशोधन इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट वगैरह में पूछा जाता है, यूपी में हो गया आपका, बिहार, एमपी और राजस्थान वगैरह में पूछा जाता है, ये संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हुए हैं तो वो पूछ लिया जाता है, ये 73वां संविधान संशोधन क्या था, मतलब आपको एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। और 93वां संविधान, 92वां क्या था, 61वां क्या था, ये क्या 61 से जो आपका अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो क्या था, तो ये सारी चीजें क्या है, ये पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो क्या है, आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए, चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्या करें, आप बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका अंतिम देखते हैं, ये लास्ट क्या है, आपका 12वां जो अनुसूची है वो क्या है, 12th शेड्यूल जो आपका है वो क्या है। अच्छा, किसी को मालूम है कि 12th शेड्यूल क्या है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। 12वीं अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची क्या है। देखिए, आप सभी को पता है कि जो यहां पर क्लासेस हो रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, इसके साथ साथ जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसके नोट्स बनाते चलें। इससे क्या होगा, इससे जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप बाद में रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे अभी पहले शुरुआत की गई जब लेक्चर की, तो वहां पर आपको बताया गया कि ये शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, ये शेड्यूल होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, आपको शेड्यूल तो आपको बनाना है, ये टॉपिक आपको यहाँ पर थोड़ा बता दिया गया, लेकिन आपको क्या नोट्स कैसे बनाना है, और न्यूज़पेपर पहले बताया गया, पहले घंटे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे सिलेबस से जोड़ना है, ये सारी चीजें आपको क्या है, आपका संडे में शुभम मिश्रा वाला जो दूसरा चैनल है उस पर एक वीडियो आपको संडे में मिलेगी। किस पे मिलेगी, शुभम मिश्रा वाले चैनल पर। किस पे मिलेगी, शुभम मिश्रा वाले चैनल पर। इसकी लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ओनली यूपीएससी का ये दूसरा चैनल है, इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर आपको लगातार मेंटोरशिप से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो होती रहती हैं, 2 क्लास हुई हैं, तीसरी आपको अभी संडे यानी कि आपको कल आपको एक ब्रीफ वीडियो देखने को मिलेगी। वहां पे बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा, लोकल टॉपिक जो आपकी बेसिक क्वेरीज होती हैं छोटी छोटी, उन पर डिस्कस किया जाएगा, नोट्स वगैरह सब कुछ, ऑप्शनल सब्जेक्ट सब पर डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कल जो वीडियो पब्लिश होगी इस चैनल पर उसे देखना ना भूलें, ठीक है। अब दूसरी बात, आपका जो इकोनॉमी की क्लास, आप लोग पूछ रहे हैं क्या पॉलिटी की सिर्फ एक क्लासेस चलेंगी, दूसरी कहाँ है या फिर तीसरी, तो इकोनॉमी की क्लास क्या है आपकी पॉलिटी की क्लास आपकी चल रही है, और आपकी जो इकोनॉमी वाली क्लास है वो जो 19 क्लास हो चुकी हैं उसको आगे यहाँ पर रिज्यूम किया जाएगा, चालू किया जाएगा। लेकिन जो 19 क्लासेस हो चुकी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 19 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, जो आपकी 19 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी लिंक जो है वो क्या है, उसकी लिंक यहां पर दी गई है, 19 क्लासेस की लिंक दी गई है। लिंक का मतलब एक प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है 19 क्लासेस का, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर प्लीज वो करें, ताकि 20वीं क्लास जैसे ही शुरू हो आप यहां पर क्या कर पाए, उसे आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो क्या करना है आपको ये करना है कि यहां पर जो 19 क्लासेस है वो आप जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अब देखिए, शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, देखिए क्या आपकी 12वीं अनुसूची को शुरू करते हैं। ये अंतिम अनुसूची है, लास्ट शेड्यूल है। अब किसी को मालूम है क्या 12वीं अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची क्या है, किसी को मालूम है क्या, 12th शेड्यूल क्या है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ये भी बताएं कि जो अनुसूचियां आपको बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, उनमें से किन किन अनुसूचियों में आपको समझ में सारी चीजें आ गई हैं। कहीं कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और रोज यहां पर डेली शाम में क्लास होने के बाद टेलीग्राम पर लाइव सेशन किया जाता है आपका, वहां पे ये बताया जाता है कि क्या क्या चीजें आपको, मतलब आपकी जो डाउट है क्लास से रिलेटेड या फिर आपकी कोई भी डाउट है एग्जामिनेशन को रिलेटेड, वो आप वहां पे पूछ पाते हैं, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची, अभी तक आपको जो अनुसूची सबसे अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और ये बताएं कि 12वीं अनुसूची क्या है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि 12वीं अनुसूची क्या है। जो आपका शहरी क्षेत्र है उनके स्थानीय स्वशासन की संस्था जो है, बात को समझिएगा, शहरी क्षेत्र के
स्थानीय स्वशासन संस्थानों लिख दे, संस्थानों को यहां पर क्या दिया गया है, 18 विषय क्या दिए गए, प्रदान किए गए हैं। क्या प्रदान किए गए हैं संस्थानों को कार्य करने के लिए, कार्य के लिए क्या किया गया है, कार्य के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। अब ये इसका क्या मतलब निकल रहा है, 11वीं अनुसूची में क्या था, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया था, जो क्या थे, जो गांव से संबंधित वाला मामला था, मैंने बताया। अब ये क्या है, इसमें 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं क्या है, संस्थाओं को कार्य के लिए कितने विषय दिए गए हैं, कार्य के लिए 18 विषय दिए गए हैं। मतलब जो नगर निगम है, आपका नगर निकाय होता है जो शहरों में होता है, गांव में तो प्रधान वाले चुनाव होते हैं ना, वो किसके, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही होते हैं, और शहरों में किसके अंतर्गत, ये स्थानीय स्वशासन, मतलब जैसे आपका सभासद के चुनाव होते हैं, जो पार्षद के चुनाव होते हैं, वो क्या है, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, यही इन्हीं के चुनाव होते हैं। तो इन संस्थाओं को क्या दिया गया, 18 विषय दिए गए हैं कि इन पर आप कार्य करें, क्या करें, इन पर आप क्या करें, कार्य करें। तो नगर पालिका को क्या दी गई है, इसमें नगर पालिका को शक्ति दी गई है, नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, मतलब ये जो 18 विषय हैं आपके, जो 18 विषय हैं, ये क्या है, ये शक्तियां हैं नगर पालिका की, क्या है, नगर पालिका की क्या है, पालिका की शक्तियां हैं, पावर्स हैं, जिन पर ये काम करेगा, जिन पर ये काम करेगा, ठीक है, काम करेगा। तो ये क्या है, इनको प्रदान किए गए हैं 18 विषय जिन पर ये कार्य करेंगे, काम करेंगे। तो ये क्या है, कुछ इस प्रकार से। और 11वीं अनुसूची में क्या है, वो आपका जो आपका स्थानीय जो आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो गांव में हो गया, इस तरह से वो क्या है, वो 29 विषय हैं, 29 कुल ऐसे विषय हैं जिन पर उनको पावर दी गई है, पंचायती राज संस्थाओं को, जिन पर वो काम करें, शक्तियां हैं वो उनकी भी, और इनकी भी नगर पालिका की शक्ति है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि आप कहां से आते हैं, आप नगर पालिका वाले क्षेत्रों से आते हैं या फिर आप कहीं गांव से क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन से आते हैं, आप बताएं, शहरी क्षेत्र से आते हैं या फिर आप रूरल से आते हैं, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या है, 12वीं अनुसूची कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब ये तो रही आपकी अनुसूचियां जो है, आपकी शेड्यूल जो है वो समाप्त हो गई। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। प्लीज मैं बार बार कहता हूं, लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक, ठीक है। अब आपका ये जो है अनुसूचियां समाप्त हो गई, ये बहुत बारीक क्लास थी, बिल्कुल एक एक अनुसूची को हमने ब्रीफ पे डिस्कस किया कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए। ब्रीफ डिस्कशन आपको मिलता होगा कहीं कहीं छोटी छोटी वीडियो में, वीडियो लंबी हुई है लेकिन क्लास डिस्कशन जरूरी था, पढ़ाना जरूरी था, इसलिए आपको ये पढ़ाया गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाएं। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप क्या करना है, आपको वही किस पर शेयर करना है, आपको 9711411048 इस पर आपको क्या करना है, 41048 इस पर क्या करना है, आपको आप व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई अगर दिक्कत परेशानी हो व्हाट्सअप करें, कमेंट में भी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल आपकी जो क्लास है, कल आपकी कौन सी, यहाँ पर संडे वाली क्लास, संडे ऑफ रहता है, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक क्लासेस होती हैं। कल आपकी ये क्लास जो है नहीं होगी, अब आपसे मंडे में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।